प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अभिक्रिया के दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इससे पिछले 4 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑरेंज रेट किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं, और कुछ क्वेश्चन लगाए थे रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पहले 4 वीडियो देखें, उसके बाद तब ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला कारक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कि किस नेचर का आपका रिएक्टेंट है। अगर आपका रिएक्टेंट आयनिक है तब क्या होगा, इस एग्जांपल में देखें, हम कोई आयनिक रिएक्शन देखें। ठीक है, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो आयनिक है, जैसे AgNO3 प्लस NaCl बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया है, तो आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। पहले भी पढ़ा गया है, जो आयनिक अभिक्रिया है उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा। ये रिएक्टेंट आयन के रूप में टूटेंगे, प्लस और माइनस के रूप में टूटेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा काफी तेजी से बनेगा। तो जब प्रोडक्ट बहुत तेज बन रहा है तो किस पे बात निर्भर करेगी, आपका रिएक्टेंट कैसा है। अगर रिएक्टेंट आयनिक है तो प्रोडक्ट काफी तेज बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आयनिक रिएक्शन है उसका जो ROR है वो हाई होता है। ROR क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ROR माने रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर कोई आयनिक रिएक्शन है तो उसका ROR क्या होता है, हाई होता है। इसी प्रकार से अगर कोई अभिक्रिया है, कोवैलेंट अभिक्रिया है, ठीक है, कोवैलेंट रिएक्शन है, अगर कोई कोवैलेंट रिएक्शन है तो उसका जो रेट है, ठीक है, वो क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि N2 प्लस 3H2 से अमोनिया बनने में कुछ टाइम लगेगा। तो कोवैलेंट जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम टेकिंग रिएक्शन होते हैं। कैसे रिएक्शन होते हैं, टाइम टेकिंग रिएक्शन। मतलब इन अभिक्रियाओं में कुछ ज्यादा समय लगती है, किससे, आयनिक से। तो अगर रिएक्टेंट आपका आयनिक है तो जो ROR होगा हाई होगा, काफी तेज ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपका कोवैलेंट रिएक्शन है तो उसके लिए जो ROR क्या होगा, वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, ROR क्या होगा, लो होगा। बात सबको समझ में आई कि किस प्रकार से रिएक्टेंट पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। रिएक्टेंट अगर हमारा आयनिक है तो अभिक्रिया की दर तीव्र होगी, और अगर रिएक्टेंट हमारा कोवैलेंट है, सहसंयोजी बंध वाला है, तो उसका जो ROR होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो पहला कारक आपको समझ में आया कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की प्रकृति कैसी है। तो जिस प्रकृति का अगर रिएक्टेंट होगा उसी हिसाब से क्रिया की रेट होगी। तो बात समझ में आई। ROR नीचे लिख सकते हैं, ROR माने रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या है कि अगर किसी अभिक्रिया की दर बतानी है, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब जितना ज्यादा अस्थायी प्रोडक्ट होता है अभिक्रिया उतनी तेज होती है। तो अगर अभिक्रिया उतनी तेज है तो उसका ROR उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, अगर स्टेबल आपका रिएक्टेंट स्टेबल है तो उसका ROR कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट जब स्टेबल होगा तो टूटेगा नहीं,
टूटेगा नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका स्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है, दूसरा कारक है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा कारक है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की भौतिक अवस्था, किस अवस्था में अगर रिएक्टेंट है तो उसका आर वार ज्यादा होगा। तो तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो किस फेज में रिएक्टेंट होगा तब उसका आर वार ज्यादा होगा। तो गैसियस फेज में अगर रिएक्टेंट है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, सॉलिड में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्योंकि अगर मान लो कि सॉलिड कोई चीज है, जैसे Na सॉलिड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि सॉलिड है, पहले सब्लिमेशन इसका किया जाएगा, गैस कन्वर्ट होगा, उसके बाद जाके क्या होगा, रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मान लो कोई गैस है N2 + H2, ठीक है, ये आपस में क्या है, गैस है, ये थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन करेंगे इसके अपेक्षा, क्योंकि इसका जो स्टेट है वो सॉलिड है, इस दो सब स्टेट क्या है, गैस। तो गैस आपस में जल्दी से मिल सकती है, इसलिए उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कभी अगर आपसे पूछे कि किस अवस्था में, किस भौतिक अवस्था में अभिक्रिया की दर सबसे ज्यादा होगी, तो आप बताओगे गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट पे जो होगी अभिक्रिया की दर सबसे ज्यादा होगी। तीसरा नंबर आता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में हम क्या जान रहे हैं कि आर ओ आर प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट की सरफेस एरिया होगी, सरफेस एरिया माने मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना आपका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि सरफेस एरिया रिएक्टेंट की जितनी ज्यादा होगी आर वार उतना ज्यादा होगा। इसको समझे हम। ठीक है, तो समझना ये है आपको कि अगर हम मान लें एक कप है, ठीक है, एक कप है, ठीक है, इसमें दूध रखा है, मिल्क है, ठीक है। अब इसमें आपको शुगर का पार्टिकल मिलाना, चीनी मिलाना है, ठीक है, शुगर पार्टिकल मिलाना है। तो अगर मान लो चीनी, ठीक है, उसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं, और अगर हम इसको स्मॉल पार्टिकल में छोटा कर दें, तोड़ दें, तो बताइए सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, क्योंकि एक बड़ा पार्ट है तो उसका सरफेस एरिया केवल इतना हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, सरफेस एरिया ये होती है। लेकिन अगर हम इसको छोटा छोटा टुकड़े में बांट दें तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इतनी सरफेस एरिया जो जोड़ रहे हो, इसमें देखो इतना, फिर इसमें इतना, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। तो इस प्रकार से अगर स्मॉल पार्टिकल है तो अभिक्रिया की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। यही है सरफेस एरिया रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट जितना भी स्मॉल होगा अभिक्रिया की दर उतना क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो आर ओ आर है वो निर्भर करता है कि सरफेस एरिया रिएक्टेंट का कितना है। अगर स्मॉल पार्टिकल है तो रेट ज्यादा होगी, और अगर लार्ज पार्टिकल है, सरफेस एरिया कम है, तो जो है आपका रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर चौथा आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट माने होती है प्रकाश की तीव्रता। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो प्रकाश के कारण शुरू होते हैं, जैसे H2 + Cl2, ठीक है, यहां पे h क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन है जो सूर्य से आते हैं, ऊर्जा के पैकेट सबको पता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट जितनी ज्यादा, जितने फोटॉन इस पे गिरेंगे आगे, इस पे H2 और Cl2 के एयर पे जितने ज्यादा फोटॉन आएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो नंबर ऑफ फोटॉन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्योंकि जितने ज्यादा सूरज की रोशनी आएगी उतने ज्यादा एचन्यू आएंगे। एचन्यू माने क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब जितने ज्यादा लाइट आएंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इंटेंसिटी, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट से, ठीक है, जो फोटॉन से क्रिया करते हैं, लाइट से क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा कारक है कि लाइट का क्या प्रभाव पड़ेगा। पांचवा कारक आपका होगा कैटालिस्ट। ठीक है, पांचवा कारक है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट आप समझते हो कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में उसकी दर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों काम, कैटालिस्ट दोनों काम कर सकता है, या तो क्रिया की दर को बढ़ा देगा या तो क्या कर देगा, घटा देगा। तो हम एक ग्राफ के रूप में इसको समझें कि किस प्रकार से कैटालिस्ट काम करता है। ठीक है, तो कैटालिस्ट का एक चैप्टर है, उसको हम आगे देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कैटालिस्ट कैसे रिएक्शन को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लें कि कैटालिस्ट के कारण क्या होता है, एनर्जी है और ये टाइम है। तो मान लो कोई क्रिया है, रिएक्टेंट है, ठीक है, आर है, और ये धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसेस में है, और इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बन गया पी, प्रोडक्ट बन गया पी। और होता क्या है कि आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो वहां समझेंगे। होता ये है कि अगर रिएक्टेंट यहां तक की एनर्जी बैरियर को पार करता है, ये एनर्जी बैरियर है, ठीक है, यहां तक अगर वो नहीं पहुंचता है एनर्जी लेकर, तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, प्रोडक्ट नहीं बन सकता। जैसे कोई बच्चा है, ये पहाड़ मान लो, ठीक है, अब कोई बच्चा का फुटबॉल खेल रहा है, उसको यहां जाना है, तो यहां जाने के लिए उसको यहां तक आना पड़ेगा तभी पहुंचेगा। तो सेम वही प्रोसेस है कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो इस एनर्जी तक जाना पड़ेगा, और इस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, हम एनर्जी वैल्यू निकालते हैं, यहां तक पार करना पड़ेगा। लेकिन हम जब कैटालिस्ट लगाते हैं तो होता यह है कि जो पाथ है आपका, जो लंबा पाथ है, यहां से यहां तक जाना है, अब वहां तक नहीं जाना, उससे पहले ही आपका जो है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो मतलब हमको यहां तक की एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी जब हम क्या लगाएंगे, कैटालिसिस। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ये भी है, यहां तक जो आया है एक्टिवेशन एनर्जी है विथ कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी आपको इतना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको इतना केवल यहां पे समझना है कि अगर हम किसी रासायनिक प्रक्रिया में कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं तो अभिक्रिया की दर या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। तो ROR जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा, इफेक्ट आएगा। इसको एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री है, तो वहां पे कैटालिस्ट के बारे में जानेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमारे कोर्स में है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होती है। तो यहाँ थोड़ी सी बात जानना था हमको कि कैटालिस्ट किस प्रकार से प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला नंबर आएगा टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जनरली क्या होता है, ROR इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जनरली ROR increases on temperature। ठीक है, on increasing temperature, on increasing
टेम्परेचर, ठीक है। तो जनरली होता यह है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आर ओ आर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक आगे देखेंगे इसको भी, टेम्परेचर को भी हम इफेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसे रेट बढ़ता है टेम्परेचर के साथ साथ। तो जनरली क्या है, अगर हम टेम्परेचर हाई करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। और देखा गया है कि ऑन 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस rise temperature ROR increase 2 or 3 times, rise temperature ROR increase 2 or 3 times। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर 2 या 3 गुनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है K T + 10 डिग्री सेल्सियस बटे T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 से 3 गुना। मतलब क्या है, इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे आगे कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो 2 से 3 गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर इफेक्ट डालता है, अभिक्रिया की रेट पर टेम्परेचर इफेक्ट डालता है, ठीक है। अगला एक और है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नंबर 6-7 हो गया यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो आर ओ आर क्या जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि अभिकारक जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन या आर ओ आर, ठीक है, इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर प्रभावित हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन ये चीजें जो आप कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की रेट बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोग आगे सीखेंगे रेट ला वेग नियम सीखेंगे, इसमें देखेंगे कि आप कंसंट्रेशन 2 गुना कर रहे हो लेकिन अभिक्रिया की रेट नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो आपका आर ओ आर क्या जाए, बढ़ जाए। तो जनरली फार्मूला यूज होता है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो आर ओ आर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि हम कंसंट्रेशन 2 गुना 3 गुना कर देते हैं लेकिन अभिक्रिया की रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, या हम 1 गुना बढ़ाए कंसंट्रेशन तो अभिक्रिया का रेट 3 गुना बढ़ गया। तो आगे इसको देखेंगे रेट ला, ठीक है। तो धन्यवाद, इस वीडियो को आप देखिए।